हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम हमारा नया चैप्टर किंगडम प्लांटें स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड चैप्टर पे, विच इज किंगडम प्लांटें। अब देखो, ये जो हमारे पास किंगडम प्लांटें है, इसमें हमें प्लांट्स को पढ़ना है। अब जैसे ही मैं वर्ड बोलती हूँ प्लांट्स, तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है? एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर। और वो स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का क्यों है? क्योंकि वो स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो जब भी मैं प्लांटें की बात करती हूँ, तो यहाँ पर मैं मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ। ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस ये क्यों परफॉर्म कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके पास कुछ पिगमेंट्स हैं जैसे क्लोरोफिल, और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये स्टोर होता है एक स्ट्रक्चर में जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो बेसिकली प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट जो है ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है प्लांट्स का, बहुत ध्यान देने वाला, वो ये है कि प्लांट्स के पास सेल वॉल नहीं होती। सॉरी, सेल वॉल होती है, एनिमल्स में नहीं होती। तो प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, और प्लांट्स की ये जो सेल वॉल है ये सेल्यूलोज की बनी हुई है। तो प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो यही प्लांट्स के कुछ जनरल कैरेक्टर हैं। प्लांट्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, किस बेस पे हम ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का बेसिक बताना चाहती हूँ। तो इसकी डिटेल में जाने से पहले हम एक बार यहाँ देखते हैं। देखो, अगर मैं आपके साथ सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो हमारे पास 3 सिस्टम है क्लासिफिकेशन के: आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। तो अगर मैं यहाँ पर आपके साथ 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस की बात करती हूँ, 3 सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसमें हमारे पास जो पहला सिस्टम है, दिस इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये जो नेचुरल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, इसके अंदर क्या है? हमारे पास जो फर्स्ट सिस्टम है दैट इज द आर्टिफिशियल सिस्टम। इसके बाद हम नेचुरल सिस्टम को कवर करेंगे। पहले हम आर्टिफिशियल सिस्टम को लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर हम एक सीक्वेंस में जाएंगे तो आपके लिए समझना इसे बेटर होगा। देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए जब भी कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, तो हम सिर्फ सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को लेते हैं, जो मेन कैरेक्टर है, यानी जो हमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नजर आते हैं, हम सिर्फ उनको स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब है देखने में जो अपीयरेंस है। तो when we are talking about this artificial system of classification, in this classification we are only stating the morphological characters या फिर superficial characters। अब ये superficial characters कैसे हैं? जैसे कि हम हो सकता है हैबिटेट के बारे में बात कर रहे हो, हम कलर के बारे में बात कर रहे हो, हम साइज के बारे में बात कर रहे हो, हम नंबर के बारे में बात कर रहे हो, और इस तरीके की जो भी फीचर्स जो एक्सटर्नली हम ऑब्जर्व करते हैं, उन एक्सटर्नल फीचर्स को हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इट वाज गिवन बाय लीनियस। तो ये जो है लीनियस का दिया हुआ सिस्टम है, और इस सिस्टम को ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर क्या देखा गया है कि जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से काफी रिलेटेड है, देखने में काफी सिमिलर है, उन ऑर्गेनिजम्स को भी इसने अलग अलग ग्रुप में प्लेस कर दिया। इसके अलावा एक और खामी जो इस सिस्टम की है वो ये है कि इसने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी है। तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ज्यादा चला नहीं था। इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इट इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप सब बच्चे जो है ये रिकॉल कर पा रहे होंगे कि नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था, ठीक है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टडी होती है। दूसरी बात, यहाँ पर हम सिर्फ
एक्सटर्नल फीचर्स की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर हम उसके इंटरनल फीचर्स की भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसकी एनाटॉमी को पढ़ते हैं, यानी उसकी बॉडी की इंटरनल फंक्शनिंग कैसी है, हम उसकी फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, हम उसकी एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ते हैं, हम उसकी फाइटोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो ये जो नेचुरल सिस्टम है, इसके अंदर हम इन सुपरफिशियल या इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अलावा इन सारी चीजों को भी रीड करते हैं, ठीक है। अब ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था, ये बेंथम और हुकर ने दिया था, ओके। अब इस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास एक और सिस्टम आता है क्लासिफिकेशन का, विच इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को जब क्लासिफाई किया जाता है तो उनके एवोल्यूशनरी रिलेशंस को स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो इसमें होता क्या है, जो टैक्सोन एक दूसरे से फाइलोजेनेटिकली यानी एवोल्यूशन वाइज काफी सिमिलर हैं, उन्हें एक ही ग्रुप में प्लेस किया जाता है। तो अगर मैं एक टैक्सॉन की बात करी हूँ तो उस टैक्सॉन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका एक कॉमन एंसेस्टर होगा, ठीक है। अब ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, ये काफी एडवांस सिस्टम है क्लासिफिकेशन का और काफी कॉम्पिटेंट सिस्टम भी है। तो इस फाइलोजेनेटिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जब पढ़ते हैं तो इसके कुछ एविडेंसेस हैं जो बायोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस से मिलते हैं। तो हमें फाइलोजेनेटिक सिस्टम के उन 3 एविडेंसेस को पढ़ना है। इनके फाइलोजेनेटिक सिस्टम का जो पहला एविडेंस है, इट इज न्यूमरल टैक्सोनॉमी। अब देखो न्यूमरल टैक्सोनॉमी में क्या होता है, जो ये न्यूमरल टैक्सोनॉमी है इसके अंदर हम एक टाइम पे बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, या फिर एक तरीके से मैं बोलना चाहूँ तो स्टडी ऑफ ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जिन भी कैरेक्टर्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया जाता है। उन सभी कैरेक्टर्स को एक साथ हम रखते हैं, उनको अलग अलग कोड्स देते हैं और फिर मतलब जब हम उन्हें कंप्यूटर में फीड करते हैं उन्हें अलग अलग कोड्स देते हैं और फिर उस डाटा की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो आता है वो न्यूमरल टैक्सोनॉमी आता है। अब न्यूमरल टैक्सोनॉमी की जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि न्यूमरल टैक्सोनॉमी में वी आर एबल टू स्टडी अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एट सिंगल टाइम। तो वहाँ पर हम एक ही बारी में इतने सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं और उसके बेस पे हम डिवाइड करते हैं, तो दैट क्लासिफिकेशन इज वेरी इफेक्टिव और इसमें एरर नहीं होता। तो ये हमारी न्यूमरल टैक्सोनॉमी है, जिसमें जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं सबको कोड प्रोवाइड किया जाएगा, कंप्यूटर में फिट किया जाएगा और फिर उस डाटा की प्रोसेसिंग होगी। इस न्यूमरल टैक्सोनॉमी के बाद जो सेकेंड एविडेंस जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम को इंफॉर्मेशन या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। अब ये जो कीमोटैक्सोनॉमी वाला सिस्टम है, इसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कंफ्यूजन्स को रिजॉल्व करने के लिए किस तरीके के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिलीज होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसे जो केमिकल्स हैं जो कंफ्यूजन को रिजॉल्व करते हैं, बॉडी की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, दे कैन बी डीएनए सीक्वेंसेस, इन सम केसेस इट कैन बी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स अगर हो सकता है तो प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बना है तो अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा कुछ एल्कलॉइड्स भी हैं। तो ऐसे जब हम केमिकल सब्स्टिट्यूएंट्स की स्टडी करते हैं, देन वी प्लेस देम ऑन द कीमोटैक्सोनॉमी, और इसी कीमोटैक्सोनॉमी को ये एक एविडेंस प्रोवाइड करता है या सपोर्ट प्रोवाइड करता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम को। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड एविडेंस है, इट इज बाय साइटोटैक्सोनॉमी, और इसे हम साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी भी बोल सकते हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, साइटो का मतलब है सेल, तो यहाँ पर हम एक सेल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, यानी उस सेल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या कॉम्पोजिशन है,
क्या फंक्शन है। तो इन तीनों फैक्टर्स की जो स्टडी है वो हम इन साइटोटैक्सोनॉमी में करते हैं। These three taxonomic aids, that is the numeral taxonomy, the chemotaxonomy and the cytotaxonomy, these three provide support to this phylogenetic system of classification. ठीक है, ये जो phylogenetic system of classification है, it was given by हचिंसन। तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये हचिंसन ने दिया था। तो इसके साथ ही हमारा ये जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिक इंट्रो हमें लेना था, ये इंट्रो हमारा खत्म होता है और अब हम वापस आते हैं जो चैप्टर हमें पढ़ना है, दैट इज प्लांट्स। अब एक बात देखो बच्चे, हम लोग जो हैं प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं और प्लांट की हम लोगों को जो डिवीजन पढ़नी है वो हम बेसिकली दो तरीके से पढ़ेंगे, जहां पर जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग लिया गया है। लेकिन जब आप दोनों क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को कंपेयर करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो दोनों सिस्टम्स हैं वो काफी सिमिलर हैं, एक दूसरे के काफी सिमिलर हैं एंड देयर इज नॉट मच डिस्क्रीट डिफरेंस अमंग देम। ठीक, तो जो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम मैं ले रही हूँ प्लांट्स का, उसको ध्यान से सुनना। दो तरीके के प्लांट्स पॉसिबल है। प्लांट्स या तो एक्वेटिक हो सकते हैं या फिर प्लांट्स लैंड पे हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डिवीजन की बात करें तो दो तरीके से हमारे पास डिवीजन पॉसिबल है। जो पहली जो डिवीजन है अगर हम लगा लो प्लांट्स एक्वेटिक है एंड द सेकंड सिनेरियो व्हिच इज पॉसिबल इज कि लैंड प्लांट्स। अब देखो, अगर प्लांट्स एक्वेटिक हैं तो इस प्लांट्स के अंदर हम पढ़ते हैं एल्गी को। ठीक है, एल्गी जो है वो एक्वेटिक प्लांट है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। तो एल्गी को हम एक्वेटिक में पढ़ते हैं और जब हम एल्गी पढ़ेंगे तो इसके अंदर हमें तीन तरीके की एल्गी पढ़नी है, विच इज द ग्रीन एल्गी, देन ब्राउन एल्गी and then we have to study the red algae। तो ये तीन एल्गी हमें स्टडी करनी है। अब इसके बाद हम लैंड प्लांट्स पर आते हैं। अब देखो, आप सभी वैस्कुलर बंडल समझते होंगे। वैस्कुलर बंडल का मतलब है जाइलम और फ्लोएम। तो जो प्लांट को वाटर, फूड और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर करते हैं, जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसफर करता है, मिनरल्स का, और जो फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसफर करता है। तो उसे हम कंबाइन करके वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो जब मैं लैंड प्लांट्स की बात करती हूँ तो लैंड प्लांट्स को जब हम दो क्राइटेरिया में या दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो यही हम बेस लेके चलते हैं कि किस ग्रुप के अंदर जो वैस्कुलर बंडल है वो प्रेजेंट है और किसके अंदर नहीं है। तो बेसिकली मैं लिख सकती हूँ कि किस ग्रुप के अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है और किस ग्रुप के अंदर किस ग्रुप के अंदर वो एब्सेंट है और किस ग्रुप के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है वो प्रेजेंट है। क्योंकि हम हमेशा एब्सेंस का जो कैरेक्टर होता है उसको पहले लिखते हैं। अगर कोई चीज प्रेजेंट होगी तभी तो उसमें और वैरायटी होगी, तभी उसमें और डिवीजन हो सकती है। ठीक है, तो अगर ऐसा ग्रुप जो लैंड पे रहने वाले प्लांट्स हैं जिनके पास वेस्कुलर बंडल है तो उस ग्रुप में हमें पढ़ना है ब्रायोफाइटा। ठीक है, और जब हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे तो इसके अंदर हमें इसके दो एग्जाम्पल्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है, दैट इज मोसिस एंड लिवरवर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोगों को जो एक ग्रुप पढ़ना है वो एल्गी पढ़ना है, हमें इसके अलावा ब्रायोफाइटा पढ़ना है। अब इसके बाद हम जाइलम और फ्लोएम अगर प्रेजेंट है तो भी दो सिनेरियो पॉसिबल है। ठीक है, कि ये जो दो सिनेरियो पॉसिबल हैं ये इस बेस पर होते हैं कि किसके अंदर सीड प्रोड्यूस होते हैं और किसके अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन का बेस लिख सकते हैं नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स और एक बेस हम लिख सकते हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। तो जब हम नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की बात करते हैं यानी ऐसा ग्रुप जो सीड प्रोड्यूस नहीं करता तो वहां पे हमें पढ़ना है टेरिडोफाइटा। ठीक है, और इस टेरिडोफाइटा के अंदर हमें डिटेल में पढ़ना है फर्न्स। अब देखो दूसरा जो हमारे पास बचता है इट इज सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, इसे हम स्पर्मेटोफाइटा भी बोलते हैं। जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उन्हें हम स्पर्मेटोफाइटा
कर सकते हैं। कैसे? जो प्लांट सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं, जिनके सीड पर कोई भी कवरिंग नहीं होती, और कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो कवर्ड सीड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फ्रूट। तो फ्रूट कुछ नहीं होता, फ्रूट एक बीज के चारों तरफ उसकी कवरिंग होती है। हम फ्रूट को खा लेते हैं, बीज को फेंक देते हैं, बीज से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं स्पर्मेटोफाइटा को डिवाइड करूँ तो ये अगेन दो बेसिस पे हो सकता है कि जो सीड है वो नेकेड है, या फिर जो सीड है वो कवर्ड है। और सीड कवर्ड किससे होता है? फ्रूट से। तो सीड इज कवर्ड विद फ्रूट। तो ऐसे प्लांट जिनके पास जो लैंड पे रहते हैं, जिनके पास जाइलम और फ्लोएम है, जो सीड प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनका सीड नेकेड है, तो ऐसे प्लांट्स को हम रखते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। और ऐसे प्लांट जिनका सीड जो है वो फ्रूट से कवर्ड होता है, ऐसे प्लांट्स को हम रखते हैं एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, तो इन दोनों में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो, इसके अंदर हमें ब्रायोफाइटा पढ़ना है, हमें टेरिडोफाइटा पढ़ना है, हमें जिम्नोस्पर्म्स पढ़ने हैं, हमें एंजियोस्पर्म्स पढ़ने हैं। तो प्लांट्स के अंदर हमें बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये हमें कवर करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इस फ्लो चार्ट के अलावा एक और दूसरा फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, आप इस डायग्राम को अपने माइंड में रखना। जो हम सेकंड क्लासिफिकेशन का सिस्टम बनाएंगे वो बिल्कुल सिमिलर है, ज्यादा कोई डिफरेंस इनमें है नहीं। तो आज का जो अब जो हमें अगला सिस्टम पढ़ना है, इसमें हम प्लांट्स को अगेन दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, प्लांट्स विच कैन प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है, और प्लांट्स विच कैन नॉट प्रोड्यूस सीड्स। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो कि सीड नहीं प्रोड्यूस करते। जो प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते उन्हें हम पढ़ते हैं क्रिप्टोग्राम्स में। ठीक है, दे आर स्टडीड अंडर क्रिप्टोग्राम्स। और ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम पढ़ते हैं फेनेरोग्राम्स में, या फिर अभी पुराने उसमें हमने नाम पढ़ा था स्पर्मेटोफाइटा, तो उसे हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोफाइटा में। अब इसके बाद ये जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं इनको हम डिवाइड करते हैं इनकी बॉडी के बेस पे, कि जो प्लांट की बॉडी है वो क्या रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड है या फिर नहीं है, सिंपल एक थैलस बॉडी है। तो यहाँ पर हमें जो सबसे पहले पढ़ना है इट इज थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी बॉडी जो है रूट, स्टेम्स और लीव्स में डिवाइड नहीं होती है, एक सिंपल सेल का ग्रुप होता है, एक थैलस होता है। और इस थैलोफाइटा में हमें पढ़ना है एल्गी को। और आपको पता है कि जब हमें एल्गी पढ़नी है तो हमें रेड, ब्राउन और ग्रीन तीन तरीके की एल्गी को रीड करना है। इसके बाद थैलोफाइटा के बाद सेकंड ग्रुप आता है विच इज ब्रायोफाइटा। अगेन ब्रायोफाइटा की जो बॉडी है वो ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स में डिवाइडेड नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ब्रायोफाइटा में हमें पढ़ना है मोसल्स को एंड लिवरवर्ट्स। इसके बाद जो थर्ड ग्रुप हमें पढ़ना है दिस इज टेरिडोफाइटा। ये फर्स्ट ग्रुप है जिसके पास वेस्कुलर बंडल होगा और इसकी जो बॉडी है वो स्टेम, रूट्स और लीव्स में भी डिफरेंशिएटेड होती है। तो टेरिडोफाइटा में हमें मेन पढ़ना है फर्न्स। अब हम आते हैं स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा में अगेन दो सिनेरियो पॉसिबल है कि जो सीड्स हैं वो नेकेड हो सकते हैं या फिर जो सीड्स हैं वो कवर्ड हो सकते हैं। तो सीड्स नेकेड एंड सीड्स कवर्ड। अगर सीड नेकेड हैं देन वी विल स्टडी दैट किंगडम इन जिम्नोस्पर्म्स, और अगर सीड्स कवर्ड हैं तो हम उसे पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स में। और ये जो एंजियोस्पर्म्स है इसे हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर एक ही कोटिलिडन है तो हम उसे मोनोकोट बोलते हैं, और अगर दो कोटिलिडन है तो हम उसे डाइकोट या डाइकोटिलिडन
ये मोनोकोट डाइकोट क्या है, ये जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इस ग्रुप के अंदर भी हमें किस किस ग्रुप को पढ़ना है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, डाइकोट एंड मोनोकोट। तो ये वो ग्रुप है जिसे हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये हमने फ्लो चार्ट कवर कर लिया और अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है वो हम सबसे पहला ग्रुप थैलोफाइटा उठाएंगे व्हिच इज द एल्गी। So now class we will take up our first group which is thallophyta। ठीक है, जो पहला ग्रुप अब हमें पढ़ना है ये है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर जो मेन ग्रुप हम पढ़ते हैं दैट इज एल्गी। ठीक है, तो इसके अंदर मेन हमें पढ़ना है एल्गी। इस एल्गी को थैलोफाइटा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो थैलस लाइक है। ठीक है, यानी कि जो बॉडी है वो ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं है और बॉडी का हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि एक सेल का मास फॉर्म है। ठीक है, सिर्फ सेल है, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो बॉडी है वो एक थैलस लाइक बॉडी है। जो एल्गी है वो हमें फ्रेश वाटर भी मिल सकती है, इसके अलावा एल्गी जो है वो हमें मरीन वाटर में भी मिलती है। अदर देन दिस एल्गी जो है वो कई बार हमें जो पत्थर होते हैं उनके सरफेसेस पे भी मिल सकती है, जहाँ पर कहीं पर मॉइस्चर होगा या मॉइस्ट सॉइल होगा वहाँ पर भी एल्गी मिलती है। और इसके अलावा एल्गी जो है वो किसी फंगस के साथ भी मिल सकती है। जैसे कि आपको पता है कि जो एल्गी है वो एक एसोसिएशन फॉर्म करती है लाइकेंस फंगस के साथ, तो ये सारी जो है ये अकरेंस है एल्गीजिक फॉर्म्स में हो सकती है। अब एल्गी का जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो ये है कि एल्गी जो है वो फोटोसिंथेटिक है, यानी कि एल्गी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है। अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है इसका मतलब एल्गी के पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है हमारे बेसिक एल्गी के कुछ कैरेक्टर्स हो गए। दूसरी बात, अब एक बात देखना, जो ये एल्गी है इसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। हमारे पास कुछ एल्गी हैं जिनकी यूनिसेलुलर फॉर्म है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर जो एल्गी है वो बेसिकली यूनिसेलुलर फॉर्म में मिलती है और ये जो है मोटाइल होता है। ठीक, अगर मैं एक ऐसी यूनिसेलुलर एल्गी की बात करूं जहां पर वो स्ट्रक्चर मोटाइल ना हो करके नॉन मोटाइल हो, तो वहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरेला। इसके अलावा एल्गी कुछ और फॉर्म्स में भी अकर कर सकती है। एल्गी एक कॉलोनी भी फॉर्म कर सकती है, तो एल्गी अगर कॉलोनी फॉर्म में है तो जो एल्गी है उसके अंदर हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं वॉल्वॉक्स का। एल्गी जो है उसकी बॉडी फिलामेंटस भी हो सकती है, तो वो एक फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकती है और इसके अंदर हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगाइटा। इसके अलावा एल्गी जो है उसकी बॉडी अम्ब्रेला शेप्ड भी हो सकती है, तो अगर एल्गी की बॉडी अम्ब्रेला शेप है तो उसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं एसिटाबुलेरिया। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जो एल्गी की पॉसिबल हैं और ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब एक बात देखो बच्चे, जो ये एल्गी है, एल्गी की जो रिप्रोडक्शन है वो 3 तरीके से पॉसिबल है। ठीक, एल्गी कैन रिप्रोड्यूस बाय 3 वेज। इट कैन रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, अगर वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती है तो इट जनरली रिप्रोड्यूसेस बाय फ्रेगमेंटेशन। इसके अलावा अगर एल्गी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो एल्गी स्पोर फॉर्मेशन करती है। अगर एल्गी ज़ूस्पोर्स फॉर्म करती है तो ये वाले स्पोर्स का मतलब है कि एल्गी के पास जरूर फेवरेबल कंडीशन रही होगी। फेवरेबल कंडीशन थी तो एल्गी ने रिप्रोडक्शन के लिए ज़ूस्पोर्स को फॉर्म किया। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है यानी कि तो अलग टाइप के स्पोर्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि एप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स एंड देन एकाइन्स।
फॉर्मेशन करती है। तो एल्गी गैमीट्स फॉर्म करेगी और उसके बाद सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी। अब देखो, जब एल्गी गैमीट्स फॉर्म करती है तो एल्गी 3 तरीके के गैमीट्स फॉर्म कर सकती है। जनरली गैमीट फॉर्मेशन 3 वेज में होती है। तो ये जो टर्म्स है ये आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तो आगे जब ये वर्ड आएगा तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो हम गैमीट्स को डिवाइड करते हैं उनके साइज के बेस पे 3 पार्ट्स में। जो सबसे पहला है इट इज आइसोगैमस। ठीक है, आइसोगैमस जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे गैमीट्स का साइज बिल्कुल सेम हो। तो गैमीट्स देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली दे आर सिमिलर। और इस तरीके के जो गैमीट्स हैं वो हमें क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और जो कंडीशन पॉसिबल है वो ये है कि गैमीट्स जो हैं वो देखने में सिमिलर ना हो, गैमीट्स यानी एक दूसरे से काफी डिसिमिलर हैं, तो वहां पर हो सकती है कंडीशन एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस का मतलब है वेयर द गैमीट्स आर डिसिमिलर, वो एक जैसे नहीं है देखने में। और इसी एनाइसोगैमस के बेस पे एक थर्ड हमने वे बोल दिया है बोलने का, जिसे हम बोलते हैं oogamous। देखो, जनरली जो गैमीट्स हैं उसमें एक बात ऑब्जर्व की गई है कि मेल का जो गैमीट है उसका साइज छोटा होता है और वो ज्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस होता है और वो मोटाइल होता है। जब मैं ये चीजें बोल रही हूँ तो अपने माइंड में स्पर्म सोचना, ठीक। अब मैं बोल रही हूँ फीमेल गैमीट, तो अपने माइंड में एग सोचना। साइज बड़ा होता है, मोटाइल नहीं होता, मूव नहीं करता और नंबर भी कम प्रोड्यूस होता है। एग बॉडी में 1 या 2 ही प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म एक बारी में 200 से 300 मिलियन प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमंस की अगर हम बात करें। तो ऐसा कंडीशन जहाँ पे जो एक गैमीट है, एक गैमीट का साइज जो है वो काफी लार्ज है क्योंकि वो अपने अंदर रिजर्व मटेरियल स्टोर कर रहा है, वो नॉन मेटाइल है और उसके नंबर भी लेस है। और एक दूसरा गैमीट जिसका साइज स्मॉल है वो मोटाइल हो और उसके नंबर भी ज्यादा हो, यानी बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हो। इस टाइप के गैमीट्स को हम नाम देते हैं oogamous। ठीक है, जहाँ पर गैमीट्स इस तरीके, ये जो ओ वर्ड आया है ये एग से या ओवा से आया है। ठीक, तो ये जो है हमने एल्गी की कुछ जनरल चीजें जान ली, किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है, क्या क्या फॉर्म्स हैं और जो जनरल चीजें। ठीक, अब हम हमारे एल्गी के पहले ग्रुप पे आते हैं विच इज ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो जो हमारा एल्गी का पहला ग्रुप है उसका नाम है क्लोरोफाइसी और ये कई जगह पे आपको क्लोरोफाइटा भी मिला हुआ मिल सकता है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। फाइटा और फाइसी दोनों का मतलब होता है एल्गी। तो ये एक्चुअली कैसे ऑर्गेनिज्म को रख रहा है, ग्रीन एल्गी को। अब ये ग्रीन एल्गी को रख रहा है, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस को फॉर्म कर रहा होगा। फोटोसिंथेसिस को फॉर्म कर रहा है तो क्लोरोप्लास्ट होगा। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब है कुछ पिगमेंट्स भी होंगे। तो ग्रीन एल्गी के अंदर हमें 4 तरीके के पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। तो इस तरीके के फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स हैं ये हमें एल्गी के अंदर देखने को मिलते हैं। जो एल्गी है इसकी जो सेल वॉल होती है वो जनरली सेलुलोज की बनी होती है बिकॉज इट इज अ प्लांट। लेकिन जनरली एल्गी जो सेल वॉल है वो बेसिकली 2 उसमें होती है, आउटर वॉल एंड इनर वॉल। तो जो इनर वॉल है वो तो सेलुलोज की ही बनी हुई है, लेकिन जो आउटर वॉल है वो एक पैक्टेट या पैक्टिन मटेरियल की बनी होती है। ठीक, इसके अलावा एल्गी के अंदर जो स्टोर्ड फूड है सभी प्लांट्स की तरह स्टार्च है, लेकिन एल्गी के अंदर एक अलग से स्टोरेज के लिए बॉडी मिलती है और इसे हम बोलते हैं पायरेनोइड। ये एक्चुअली में प्रोटीन स्टोरिंग बॉडी है। इसके अंदर होता क्या है कि ये प्रोटीन का कोर होता है और इसके पास चारों तरफ से एक फ्लावर की शेप में स्टार्च ग्रैन्युल्स होते हैं। तो ये है स्टार्च ग्रैन्युल्स, ये है अंदर प्रोटीन और
और इसी पूरे स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया पायरोट। ठीक, तो ये जो है एल्गी की कुछ बेसिक कैरेक्टर्स थी। एल्गी जो है वो डिवाइड, जो ग्रीन एल्गी है अगर ये वेजिटेटिवली डिवाइड करती है तो इट डिवाइड्स बाय फ्रैगमेंटेशन, अगर सेक्सुअली डिवाइड करेगी तो गैमीट फॉर्म करेगी, और एसेक्सुअली डिवाइड करेगी तो स्पोर फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो उसको हम बाद में जाने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो भी चीजें हैं ये हमारा बेसिक एल्गी का आउटलुक है। ठीक है, ये जनरल बातें हैं, अगर इसमें एक आधा पॉइंट कोई स्किप हो गया होगा तो मैं वो आपको आगे कवर करूँगा। अब इस एल्गी के अंदर हमें जो सबसे मेन ऑर्गेनिज्म पढ़ना है या जो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमें डिटेल में पढ़ने हैं, उसमें हम इसका सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं विच इज क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लेमाइडोमोनास को डिटेल में लेते हैं। हाँ देखो, ग्रीन एल्गी का एक पॉइंट मुझे ध्यान आया। जो ग्रीन एल्गी है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्रीन एल्गी का हैबिटेट क्या है, ग्रीन एल्गी कहाँ पे मिलती है, तो जो ग्रीन एल्गी है वो हमें जैसे नॉर्मल कंडीशंस में फ्रेश वाटर में मिलेगी, मरीन वाटर में भी मिल सकती है। इसके अलावा जो एल्गी है वो एपिजोइक भी होती है। एपिजोइक का मतलब है किसी एनिमल की बॉडी पे ग्रो करना, यानी जैसे स्लॉथ बियर होते हैं या फिर कोई एनिमल्स का शेल हुआ तो वहां पर वो ग्रो करते हैं। लेकिन ये एक पैरासिटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती क्योंकि वो एनिमल की बॉडी से कुछ ले नहीं रही है, सिर्फ वो वहां पर रहती है, तो इस तरीके को भी हम एपिजोइक बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें पॉइंट ध्यान रखने का था। हम दोबारा से क्लेमाइडोमोनास पे आते हैं। ये जो क्लेमाइडोमोनास है ये एक यूनिसेल्युलर हैप्लॉइड मोटाइल ग्रीन एल्गी है। अगर मैं इस क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक पीयर शेप जैसा नजर आता है। ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं रेन ड्रॉपलेट। ठीक, जैसे बारिश के बूंद की शेप होती है वैसी ही शेप इस क्लेमाइडोमोनास की है। सबसे बाहर जो है क्लेमाइडोमोनास की सेल वॉल होती है। इसके बाद इसके अंदर जो है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि सेल वॉल के बाद क्या प्रेजेंट होता है, एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से ये यहाँ पे इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसको मैं लिख देती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं किसी सेल की सेल वॉल हटा दूं और उस सेल के अंदर सिर्फ उसका साइटोप्लाज्म और उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचे तो ऐसे सेल को हम नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक, अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म है। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कुछ साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पर लोकेटेड है और बाकी जो साइटोप्लाज्म है वो सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है। अब देखो जो ये क्लेमाइडोमोनास है इसके पास एक क्लोरोप्लास्ट होता है और वो कप शेप का क्लोरोप्लास्ट है। तो इस तरीके से दिस कप शेप क्लोरोप्लास्ट। तो अगर आपसे क्लेमाइडोमोनास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा जाए तो इसके पास एक ही क्लोरोप्लास्ट है और ये जो एक क्लोरोप्लास्ट है इसकी शेप कैसी है, ये कप शेप भी लगता है और ये घोड़े के पैर जैसा भी लगता है, जैसे हॉर्स शेप भी बोल देते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के अब क्या होगा, यहाँ पर पेरिफेरी में साइटोप्लाज्म है, ये देखो एक तो कुछ साइटोप्लाज्म पेरिफेरी में होगा इस तरीके से और बाकी जो बचा हुआ साइटोप्लाज्म है वो सेंट्रल पार्ट में होगा। जो न्यूक्लियस है वो इस क्लोरोप्लास्ट के डिप्रेशन में लोकेटेड होता है, तो यहाँ पर जो है इसका न्यूक्लियस लोकेटेड है। अब देखो जो ये पॉइंटेड पार्ट है इस पॉइंटेड पार्ट को हम नाम देते हैं एपिकल पैपिला। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एपिकल पैपिला। इस पॉइंटेड पार्ट के नीचे दो बेसल बॉडीज प्रेजेंट है। ये यहाँ पे दो बेसल बॉडीज लिख सकते हैं या फिर हम बेसल ग्रैन्यूल्स लिख सकते हैं। आपको पता है कि जो फ्लैजिला है वो बेसल बॉडी से ही अराइज होता है। क्लेमाइडोमोनास के पास दो फ्लैजिला होते हैं, तो क्लेमाइडोमोनास के पास दो फ्लैजिला है। ये जो दो फ्लैजिला हैं ये फ्लैजिला इक्वल है लेंथ में। ठीक है, दीज फ्लैजिला आर इक्वल इन लेंथ एंड दे शो अ विप्लैश मूवमेंट। तो जब ये फ्लैजिला मूव करते हैं तो ये विप्लैश मूवमेंट ऐसे शो करते हैं और इनकी लेंथ सेम है। ऐसे फ्लैजिला जिनकी लेंथ सेम होती है उन्हें हम एक अलग से वर्ड
फैबुला बोलते हैं। इन बेसल बॉडी के नीचे 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट है, क्योंकि आपको पता है ये एक्वेटिक है, वाटर में मिलेगी, तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की भी जरूरत है। इसके अलावा देखो एक बात, जो ये बेसल बॉडीज हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं, आपस में भी कनेक्टेड है, और ये जो बेसल बॉडी है ये न्यूक्लियस के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस को और बेसल बॉडी, एक बेसल बॉडी को कनेक्ट करता है, उसे हम नाम देते हैं राइजोप्लास्ट। अब देखो जो ये क्लोरोफिल, अब हमारे पास जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, यानी इसके पास कुछ ऐसे भी रिसेप्टर्स होने चाहिए जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करें। तो यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा या फिर आई स्पॉट, और इसका काम क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करना। इसका जो कलर है वो ऑरेंजिश रेड होता है, और ये कलर रेड होने का रीजन है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट है विच इज कैरोटीन। तो कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है तो ऑरेंजिश रेड कलर होता है। अब एक बात देखना, बाहर के साइटोप्लाज्म को छोड़ के अगर मैं सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की, न्यूक्लियस की, अंदर के साइटोप्लाज्म की और बेसल बॉडी को बात करूं, बेसिकली ध्यान से देखना, तो इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे बाहर का जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं न्यूरो मोटर एपैरेटस। ठीक है, तो इसे हमने अलग से नाम दे दिया है न्यूरो मोटर एपैरेटस, जिसमें बेसिकली जब भी ये फ्लैजिला मूव करते हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस, तो हमने इसलिए इसका स्ट्रक्चर को कंबाइन करके न्यूरो मोटर एपैरेटस बोल दिया है। तो ये हमारे एक टिपिकल क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाद क्लेमाइडोमोनास रिप्रोड्यूस कैसे करता है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली, दैट वी विल टेक अप लेटर। अभी के लिए सिर्फ जो है क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम को बहुत ध्यान से समझिए। लाइफ साइकिल हम अगली क्लास में करेंगे, एंड आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ बची है, अगर थोड़ी बहुत कुछ होगा तो विल सी दैट लेटर। मैं स्ट्रक्चर रिवाइज कर देती हूँ। बाहर जो है सेल वॉल है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्सटर्नल साइटोप्लाज्म है, सेंट्रल साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, हॉर्स शेप का क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास एक आई स्पॉट या स्टिग्मा प्रेजेंट होगा जो लाइट को कैप्चर करेगा, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं टू मेंटेन द ऑस्मो रेगुलेशन, इसके अलावा 2 बेसल बॉडीज है जहाँ से 2 इक्वल फ्लैजिला या 2 एक्रोनोमिक फ्लैजिला निकलते हैं, एंड द पॉइंटेड पार्ट इज द एपिकल पैपिला। अब टेस्ट की एक बार बात कर लेते हैं। टेस्ट जो होगा उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, एक्चुअली मैं टेस्ट अभी फर्स्ट टाइम ऑनलाइन ले रही हूँ, तो मैंने टेलीग्राम ऐप का टेस्ट लेना है। आपको अपने फ़ोन पे टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, देन आपको मुझे अपना नेम या मैसेज, जो मैंने आपको बोला था नेम स्कूल, आप मुझे मैसेज कर दो। उसके बाद मैं आपको लिंक शेयर करूँगी। टेस्ट में सिर्फ 15 MCQ है और एक MCQ करने का सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम है, तो आप लगा लो यू हैव 150 सेकेंड्स। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम बोल सकते हैं 3 मिनट भी नहीं लगेंगे टेस्ट देने में। ठीक है, अब लेकिन इस बार ये वाला टेस्ट लेते हैं, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो आगे से हम इसी तरीके का टेस्ट लेंगे, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ा दूंगी, नहीं तो फिर मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी और वो असाइनमेंट्स आप करना। ठीक है, अब बार बार मुझे ये नहीं पूछना है कि कैसे होगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी एंड आई एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑल्सो। दूसरा, ये वाला चैप्टर जो है इसको साथ साथ पढ़ते हुए चलना, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल वॉल और बहुत सारे स्टोरेज ग्रैन्यूल्स आने वाले हैं जहाँ पे आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, और जो टेस्ट है उसके अंदर हो सकता है मे भी हमें कोई 1-2 टेक्निकल फॉल्ट देखने को मिल जाए, तो हम उसको बाद में इम्प्रूव कर लेंगे। तो डोंट टेक इट एज टू बी योर फर्स्ट इम्प्रेशन, एंड परफॉर्म वेल, डू वेल एंड टेक केयर। सो थैंक यू।